हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे क्या, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के बारे में जानते हो? रिसोर्स मतलब ऐसी चीज़ जो हम क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्स हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन। संसाधन कौन से संसाधन? जो भी संसाधन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, हवा, ये क्या है जिसका हम उपयोग करते हैं, वो क्या है, रिसोर्स है। और जिसका उपयोग हमारा नहीं होता है वो क्या होता है, वेस्टेज। ठीक है, कह सकते हो, यही कह सकते हो। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम सीखेंगे क्या कि हम जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जो हम अगर हम कोई चीज़ एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसका हम रख रखाव कैसे करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे अगर वो ख़त्म हो रहा है तो नेचुरल रिसोर्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक वो जो कहते हैं ख़त्म हो रहे हैं, एक वो जो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, ठीक है। तो उन्हीं को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनको बोलते हैं 6 संसाधन और 6शील संसाधन, अक्षयशील संसाधन। मतलब इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल। मतलब क्या है, जो एडजस्ट कर देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। जैसे कि तुम घर में कहते हैं एक पंखा लगाते हो, एडजस्टेबल कहते हैं, एडजस्ट जिससे क्या होता है गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऐसे जो सोर्स जो क्या कहते हैं, मतलब क्या नहीं होते, अच्छा है, मतलब जो क्षय नहीं होते, जो ख़त्म नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा, पानी। ठीक है, वैसे पानी दूषित होता है लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी क्या कहते हैं, धूप। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्षयशील संसाधन। ठीक है, लेकिन अक्षयशील संसाधन में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इनएग्जॉस्टेबल में क्या होता है कि इसमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कम मात्रा में एनर्जी होती है। क्या होती है? जैसे तुम्हारी वायु ले लो, मिट्टी ले लो, जल ले लो, बालू ले लो, ऊर्जा ले लो, आदि क्या है, सम्मिलित है। ऊर्जा भाई साहब या तो आप ही बात कर लीजिए, है ना। समझा, शायद मुझे लगा कि मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तुम समझा रहे तो आ जाओ यहाँ पे, समझाओ। लो हम बैठे हैं यहाँ, बैठे समझाओ, फिर समझाओ। तो इनएग्जॉस्टेबल मतलब क्या है, जो ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होती है, इनमें क्या कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इसमें जो कहते हैं गुणवत्ता भी कम होती है। एक होते हैं क्षयशील संसाधन जो कहते हैं ख़त्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ख़त्म हो रहे हैं। धीरे धीरे अगर हम उसका दोहन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी क्योंकि जो है आपूर्ति है वो सीमित, मतलब जो संख्या है वो सीमित है, मात्रा है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, खनिज ले लो, तुम्हारा वन ले लो, चारागाह ले लो, जलीय चीज़ें ले लो। ठीक है, ये सारी क्या है, तुम्हारे क्षयशील संसाधन है। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस समझ में आ गया। क्षयशील अक्षयशील क्या होता है? क्षयशील मतलब जो खत्म हो जाए, क्षय हो जाए, इनका क्षरण हो जाए। ठीक है, वो क्षयशील संसाधन। ठीक है, जो खत्म हो रहे हैं, जितनी बात करते हैं, जैसे कहते हैं हम सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो उस एनर्जी को फॉर्म से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी गायब हो जाती है। एनर्जी कहते हैं, देखो एक तो हीट से निकल जाती है, दूसरी बात तो तुम कहते हैं जो भी चीज़ देखते हो, वेब जो इंटरनेट के थ्रू जो कहते हैं वेब्स आती हैं, उनको तुम्हारी डिजिटल फॉर्म में दिखाने में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें खर्च हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब उसका प्रबंधन किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। ठीक है, कैसे करें। ठीक है, तो हम वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास जो भी क्या कहते हैं क्षयशील संसाधन है, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनका हम मैनेजमेंट और संरक्षण कर सकते हैं। कैसे, हम क्या कहते हैं उनका कम से कम खर्च करें, तो इसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, है ना। जैसे पेट्रोल, कोयला है, इन चीज़ों का दोहन ना करें, अपव्यय न करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं कहते हैं हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल
देखो कहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें, अगर पर्सनल व्हीकल ले जाके जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ही जगह पे जाना है तुम लोगों को, 40 लोगों को, 40 लोग हैं तो एक ही जगह पे जाना है, जैसे अब कुछ शादी में जाना है तो अगर एक गाड़ी कर लेते हैं तो क्या कहते हैं उसमें क्या होगा, पेट्रोल की बचत होगी, दोहन कम होगा उस जगह। अब मान लो 40 लोग हैं, 40 लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा आएगा, वो कहते हैं प्रदूषण भी ज़्यादा फैलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दोहन है कि नहीं, दोहन। तो कहने का मतलब तुम क्या कहते हैं कैसे उस चीज़ का बचा सकते हो, उसको सही मैनेजमेंट के थ्रू, सही प्रबंधन के थ्रू कर सकते हो। कंजर्व का मतलब है जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं उसका हम स्टोरेज कर लें, सही से स्टोर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डला है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ऊर्जा ले लो, गेहूँ हम रखते हैं गेहूँ अनाज को हम स्टोर करके रखते हैं, क्यों, ताकि हमें हाँ साल भर हमें क्या कहते हैं इसका धीरे धीरे हम खर्च करेंगे। अब ऐसा तो है ना कि एक दिन में खत्म कर दें, ठीक है, तो उसका दोहन ना हो फर्जी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब कई जगहों पे तुमने देखा होगा कि पानी कम हो रहा है, पानी का दोहन बहुत ज़्यादा होता है तो उसका स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में उसका यूज कर सके। तालाब यहाँ पे बुंदेलखंड में देख रहे हो कि तालाब जगह जगह खुद रहे हैं, वो क्यों खुद रहे हैं, इसलिए खुद रहे हैं ताकि तुम पानी का रख रखाव सही से कर लो, कंजर्व कर लो और बाद में उसका यूटिलाइज करो अपनी किसमें, खेती बाड़ी वगैरह में, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंजर्वेशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कोई भी क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन में जो कहते हैं तुम्हारा अच्छा रिसोर्स माना गया है वो क्या होता है, 3R पे बेस्ड हो। किस पे बेस्ड हो, 3R पे बेस्ड हो। 3R क्या है, 3R का मतलब है R फॉर रिड्यूस, बता रहे, रिड्यूस, R फॉर रिसाइकल और R फॉर रीयूज, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना, जिसका उपयोग कर सके हम, कम से कम उपयोग करें, कम उपयोग, ठीक है। ऐसा रिसोर्स जिसका कम से कम हमें यूज करना पड़े, उपयोग करना पड़े, वो कहते हैं नेचुरल रिसोर्स अच्छा है, ठीक है। वो उससे हमें कहते हैं कंजर्व होगा, उससे नेचुरल रिसोर्स की क्या होगी, बचत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना माइलेज की यहाँ से बात आती है, तो माइलेज क्या है, कम ईंधन यूज करना है ना। जैसे गाड़ियों में माइलेज अच्छा हो मतलब वहाँ पे ईंधन कम लगेगा, खर्च ज़्यादा कम होगा तो आपकी जेब पे भी खर्च कम पड़ेगा और साथ में ईंधन की भी बचत होगी, ठीक है। दूसरा होता है रिसाइकल, ऐसे रिसोर्स जिसका हम क्या कहते हैं रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कागज़ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कांच उसका भी रिसाइकल करते हैं कि नहीं करते, प्लास्टिक कई सारी है तो उसका भी रिसाइकल करते हैं, ठीक है। तो उनका क्या है, जिनका हम रिसाइकल कर सकें, मतलब दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा उपयोग करें, बोलो, दूसरा उपयोग नहीं करेंगे, दोबारा रिसाइकल मतलब दोबारा बनाना, हाँ पुनः चक्रण कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, पुनः चक्रण, दोबारा बनाना, हाँ दोबारा वही चीज़ बन जाए, ठीक है, दोबारा जो चीज़ बन जाए उसको हम बोलते हैं पुनः चक्रण, ठीक है। जैसे कागज, धातु, ठीक है, बार बार हम क्या कहते हैं पुनः चक्र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहते हैं पहले कोई लकड़ी, लोहा है फॉर एग्जांपल, लोहा है, ठीक है, लोहा का चद्दर हो गया, वो हो गई पुरानी जंग लगी, बेकार हो गई, उसको क्या करेंगे हमने कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी क्या गया वहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में वो गल के क्या कहते हैं मेल्ट हो गया, वो क्या कहते हैं दूसरी फॉर्म में फिर बन जाता है, फिर दूसरी फॉर्म में कुछ भी बना लो उसको, है ना। तो ऐसे उसका रिसाइकलिंग हो जाता है, ठीक है। कांच का भी यही होता है, जो कांच की बोतलें, जो भी कांच होता है तो क्या होता है, वो उसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, हाँ पिघल के बनता है, ठीक है। तो वो भी कहते हैं बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक भी है, ठीक है, प्लास्टिक भी पिघल के बनती है, बहुत सारी प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और जितना भी हमारा कहते हैं प्रोडक्ट है, जो कहते हैं कार्बनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें ह्यूमस होता है, जिसमें उसको स्टोर करके ये कहते हैं खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आ समझे। अब आते हैं रीयूज मतलब जो इनका दोबारा उपयोग कर सके। फॉर एग्जाम्पल रीयूज मतलब दोबारा उपयोग करना, दोबारा उपयोग, ठीक है, इसका दोबारा हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं
दोबारा उपयोग को सबसे अच्छा हम पानी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने वाला पानी क्या कहते हैं, वो स्टोर करके हम के फ्रेश के रूप में उपयोग कर सकते हैं लैट्रिन के लिए, ठीक है, वहाँ पे वो पानी उपयोग हो सकता है, तो वो दोबारा यूज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जैसे बार बार उपयोग करते हैं। हाँ, जैसे अचार के डिब्बे, जैम के डिब्बे, ऐसे नहीं खाया पिया फेंक दिया, ठीक है, उसको हम किसी और चीज़ में स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी क्या कहते हैं, बोरियां आती हैं, आपने देखा होगा बोरियां आती हैं हमारी, क्या कहते हैं, सीमेंट की या किसी भी चीज़ की खाद की बोरियां आती हैं, तो उसको हम साफ करके अनाज भरने के काम आ जाती हैं, तो वो कहता है रीयूज, उसको क्या दोबारा हम उपयोग कर लें, ऐसा नहीं कि आप फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें जो ज़रूरत है, प्रैक्टिस नीड ऑफ मैनेजमेंट टू नेचुरल रिसोर्स, की नीड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेस, मतलब जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यक प्रबंधन की जरूरत है, जो हमारे समाज में आज की डेट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की बात कर ले हैं, तो मैनेजमेंट हमारी जनसंख्या कंट्रोल बहुत एक बड़ा मुद्दा है। जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आने वाले अनुमान लगाया जा रहा है कि 1950 तक, सॉरी 1950 नहीं, 2050 तक, 2050 तक पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 10 बिलियन हो जाएगी। 10 बिलियन, अभी इस समय 7.7 बिलियन समथिंग पॉपुलेशन होगी। अब 10 बिलियन का मतलब जान रहे हो कि 10 अरब लोग, 10 अरब का मतलब समझ लो कितने होते हैं, ठीक है। अपने यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 1.35 बिलियन, ठीक है। 135 करोड़ कहते हैं ना हम लोग, तो 135 की जनसंख्या, 135 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की 10 अरब लोगों को खिलाने का जिम्मा हो जाएगा करने। पॉपुलेशन क्या है फिर आज की डेट में, तुम खुद ले लो, आज से अगर 50 साल पीछे जाते हैं तो लोगों के पास 100 बीघा जमीन होना बहुत आम बात है। उससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है तो कहते हैं उनको रहने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए तो वो जंगलों को काटते हैं, जंगलों को काटेंगे तो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। जंगल जानते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका हमें इस्तेमाल सही से करना पड़ेगा। संसाधन जो जंगल क्या है वो नेचुरल रिसोर्सेज है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वी पर सीमित संसाधन होगा, क्योंकि देखो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भुखमरी भी ज़्यादा होगी, खाना भी ज़्यादा चाहिए, साथ में कहते हैं और भी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ चाहिए। तो क्या है, जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जा रही है। जहाँ पे हमें कहते हैं एक गाड़ी में काम चलता था, आज कहते हैं जनसंख्या की वजह से हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं। अभी पिछले यही रोड देख लो, ये क्या कहते हैं, आज 2009 में ही देख लो, यहाँ पर रोड बहुत जैसे ये चलता है ऐसे चलता था और इतना ही पतला था। आज की डेट में गाड़ियाँ सांस नहीं रहती है, भन गाड़ियाँ निकलती हैं। क्यों, पॉपुलेशन है तो संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन है तो क्या है, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को उचित प्रबंधन दीर्घकालिक महत्व पर विचार करता है, अल्पकालिक लाभ के लिए अनेक शोषण को पूर्णतः रोकता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो इनको हमें मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, पहले हम उसके पहले एक बात कर लेते हैं। जैसे हम गंगा प्रदूषण की बात करते हैं, ठीक है। तो गंगा का अभियान चला था, गंगा सफाई अभियान, ठीक है। क्या चला था, गंगा सफाई अभियान, जिसकी अभी पिछली बार कहते हैं उमा भारती कहते हैं उसकी वो थी, मंत्री थी, ठीक है। गंगा सफाई योजना कहा गया उसको, योजना जो क्या कहते हैं, ये बेसिकली 1985
1985 में राजीव गांधी ने चलाया था, राजीव गांधी, ठीक है। लेकिन ये शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से चला, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मतलब क्या होता है कि इसमें तकरीबन अभी पिछली बार आंकड़ा निकाला था कि 2000 करोड़ की समथिंग इसमें खर्च कर चुके हैं। उस समय कहते हैं 901 करोड़ की समथिंग कहते हैं इतना रुपये खर्च कर दिया था, वो फिर भी कहते हैं सफाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक कहते हैं केमिकल क्या मतलब देख सकते हो तुम, जितने भी क्या कहते हैं गंगा जितने बड़े बड़े शहरों के हिसाब से किनारे से गई है, सबने क्या किया अपने अपने नाले डाल दिए उसमें, क्योंकि क्या है पानी का वेस्टेज होता है ऊपर है तो क्या करते हैं नाले डाल दिए। अब नाले डाल दिए तो वो कुल मिला के नाला हो गया, क्योंकि गंदगी हो जाती काली हो जाती है, बैक्टीरिया। लोग कहते हैं उनने का भी शुद्धिकरण हो रहा है, गंगा में बहा दो पुण्य मिलेगा, तो गंगा में बहा देते हैं लाश। अब लाश सड़ेगी, बैक्टीरिया पैदा होंगे, तो क्या होंगे पानी को दूषित करेंगे, साथ में पूरा नाले के नाले आ रहे, टट्टी सब बह के आ रही उसी में, आ रही कि नहीं आ रही। तो जो हमारे कहते हैं पानी जो पीने लगता है वो सारा मर रहा है, उससे क्या हो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मछलियाँ जीव जंतु जो वही होती हैं जो साफ करते हैं पानी को, वो भी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वजह से गंगा का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया। तो 1985 में गंगा बचाने अभियान चला था, ठीक है। तो उस दौरान ये योजना लाई गई थी, और आज भी कहते हैं ये योजना चल ही रही है, लेकिन कोई इसका अभी तक कहते हैं कोई सही उसका निस्तारण नहीं मिला। इसकी अवधि रखी गई थी 15 साल, लेकिन अभी तक इसका सफाई नहीं हो पाई है। 15 साल तो 2000 में हो जाने चाहिए थे, 2021 चल रहा है। आज भी कहते हैं गंगा अभियान के लिए पैसा जा रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं अभी सफाई नहीं हुई पूरी तरह से। पिछली बार कहते हैं ओम भारती जी इसी कहते हैं गंगा योजना की मंत्री रही हैं, ठीक है। और तो मैं बता दूं कि इसमें जो है कॉलीफॉर्म, ठीक है, कॉलीफॉर्म एक जीवाणु होता है जो कहते हैं इंसान की आंत में इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन मतलब जो मल में होता है, तो वो कहते हैं इसमें पाया गया इसके पानी में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर क्या कहेंगे गंदा, ठीक है, जिससे और ज़्यादा पॉल्यूशन है और ज़्यादा कहते हैं गंदी है हो गई है नदी, क्योंकि जितने बड़े बड़े शहर हैं वो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो वो कहते हैं वो पानी में पाए गए हैं। उस पानी में कैसे सब कहते हैं नाले जा रहे हैं, शहरों का जितना भी कचरा है वो जा रहा है उसमें, जब कचरा इतना जाएगा तो उसमें गंदी होगी, वो स्वाभाविक है। लोग पुण्य के नाम पे बाल सरा देते हैं, पूजा सामग्री डाल देते हैं, राख डाल देते हैं, अपनी अस्थियाँ सराते हैं, तो उससे क्या होता है लाखों इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी सी नदी, तो पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब तुमने पूरे शहर का कचरा डाल दिया है, ये तकरीबन 100 शहरों को कहते हैं आबाद करती है, 100 शहरों से जाती है। एक क्या कहते हैं गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री का गौमुख से कह दो, और गौमुख से गंगोत्री से ही गंदी होने लगती है। गंगोत्री फिर ऐसे आते कहते हैं ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में होते हुए निकलती है, ठीक है गंगा, और कहते हैं वहीं से गंगा गंदी होती आई है। फिर तुम यहाँ पे इलाहाबाद में ले लो, इलाहाबाद के बाद तुम्हारे कहते हैं कानपुर आती है, ठीक है। ऐसे होते होते बांग्लादेश होते हुए बंगाल खाड़ी में बंगाल होते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए इतना रुपए खर्च करने के बावजूद भी इसका सफाई नहीं हो पाई। क्यों? लैक ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। हम क्या कहेंगे मैनेजमेंट की कमी है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट की। अब क्या है फॉरेस्ट की बात करते हैं। हाँ, अब फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट की पहले हम बात कर लेते हैं। चलो फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट तुम जानते हो कि अपनी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। फॉरेस्ट मतलब जंगल है, वन, ठीक है। अब तुमने सुना होगा, तुमने 2 नाम सुने होंगे, एक नक्सलवादी, नक्सल है ना, नक्सल और कहते हैं एक सुना होगा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे हम। नक्सल क्या है? नक्सल एक ऐसी सोसाइटी है, क्या होता है कि कोई फॉरेस्ट को बचाने के लिए कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट को जो लोग डिपेंडेंट है वो लोग बचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ के लोकल पीपल, फॉरेस्ट को कौन बचाएगा? वहाँ के लोकल पीपल बचाएंगे। बोलो, लोकल पीपल बचाएंगे जो वहाँ पर रहते हैं, जो उसी पर डिपेंडेंट है, उसी को खाते हैं। लकड़ी है उनका, क्या कहते हैं, एक स्रोत है ईंधन का, ठीक है। जंगल से फल से वो करते हैं, वही चीज़ बेच बाच के अपना घर चलाते हैं, ठीक है। उसी की औषधियाँ, क्या कहते हैं, उन्हीं के मतलब सब चीज़ क्या है, जंगल में। जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, तो कुछ लोकल लोग क्या कहते हैं, क्या है, बंगाल में एक समय कहते हैं फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा था वहाँ का, तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया कि उनको हटाने का काम कर दिया कि भाई तुम यहाँ से भागो, भगाने का काम कर दिया। जो वहाँ से सदियों से चले रहते आए हैं, जंगल पर डिपेंड रहे हैं कि ताकि जंगल को बचाया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, भगाने चल गया। तब जब उनकी अब उनको कुछ आता ही नहीं है, पढ़े लिखे बेचारे हैं नहीं है, सिर्फ जंगल का काम ही आता है, तब वो क्या करेंगे, उनका जीवन कैसे चलेगा। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो वो क्या हो गया, उन्होंने बंदूक उठा ली सरकार के खिलाफ। वहाँ जितने भी कर्मचारी जाते हैं, लोग जाते हैं, वन विभाग के लोग जाते हैं, तो उनको क्या मारना चालू कर दिया। तो क्या हुआ, वो नक्सलवादी कोई आतंकवादी नहीं है। नक्सलवादी कौन है, जो सरकार की गलत नीतियों के अनुसार, क्योंकि वन क्या है, जिनका हम यूज कर सकें, रिसोर्स का मतलब क्या है, जिसका हम उपयोग कर सकें। अब उपयोग ही ना कर पाएँ तो ऐसा रिसोर्स का मतलब क्या है। तो अब उनको भैया कोई साधन नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो उन्होंने खुद की आर्मी बना ली। आर्मी कह सकते हो, आर्मी क्या कह सकते, मतलब लड़ाई है ना सरकार के खिलाफ। तो उससे क्या हुआ, नक्सलवादी पैदा हुए। नक्सलवादी उनका नाम रख दिया। नक्सलवादी कोई अलग से नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका जीवन प्रभावित हुआ, इस वजह से कहते हैं वो लोगों ने विद्रोह किया। कुछ नीतियाँ गलत कह सकते हो गवर्नमेंट की, ठीक है, कुछ लोगों की अब क्या कर सकते हैं, वो है थिंकिंग है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। दूसरा चिपको आंदोलन क्या हुआ था, चिपको आंदोलन ऐसा ही कहते हैं जो तुमने पढ़ा होगा, और भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट में दिया है, कौन पहले बायो में नहीं हो, सोशल में होगा, सोशल में चैप्टर है ये, ठीक है। चिपको आंदोलन क्या हुआ था कि पेड़ों को काटते हैं। देखो कौन कौन लोग रहते हैं, पहले वन के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, लोकल लोग प्लस जो व्यापारी हैं, बोलो जो जिनके ऊपर कहते हैं व्यापारी, जिनको कहते हैं व्यापार चलता है, व्यापारी बोलो, कुछ व्यापारी होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो शहर में रहते हैं लेकिन वनों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। शहर में रहते हैं, वनों से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या कहेंगे उनको क्या कहेंगे, प्यार करने वाले लोग हैं, या वन प्रेमी, ठीक है, वन प्रेमी ले लो भैया। अब उनको एक नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ और कहते हैं, ठीक है, हाँ प्रकृतिवादी, जो भी समझ लो आप, ठीक है। ऐसे लोग जो शहर में लेके वनों को प्रमोट करते हैं कि काटना नहीं। जैसे कहते हैं, अभी तुम्हें देखा होगा गोवा में कहते हैं एक उसके लिए प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो गोवा में एक हाईवे निकला, तो उससे क्या होता कि एक वन काटा जाता था, उससे निकल रहा था। कुछ दिन पहले तुमने सुना होगा कि बॉम्बे में ऐसा एक पार्क था, वहाँ से कम से कम 2000 पेड़ों काटने का आदेश मिला था। तो उसको कहते हैं, उसके विरोध में बहुत सारे लोग आए थे, है ना। पब्लिक आएगी तब तो चीज़ें रुकेगी, है कि नहीं। तो हज़ारों पेड़ काट जाते हैं। और व्यापारी क्या होते हैं, डिपेंडेंट तो होते हैं, कुछ ही व्यापारी ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब रहता है कि हाँ यार पेड़ कटे तो नुकसान होगा। वो ऐसे सोचते हैं कि 4 पेड़ हम काटते हैं तो 100 पेड़ हम लगाते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं ऐसे, नहीं तो बाकी कुछ लोग क्या होते हैं, कटे तो कटे, हमारा क्या जाना, हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमें लकड़ी मिलनी चाहिए, होते कि नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर होता है जिससे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अगर वन काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर सब पौधे ही हैं, तो खाना की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। और तुम्हारा वातावरण भी नुकसानदायक हो जाएगा, तो सब चीज़ें इफेक्ट होगी, ठीक है, सब चीज़ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो चिपको आंदोलन था कि उनके जो औरतें थी, मतलब जहाँ पे वन काट रहे थे, तो शायद तमिलनाडु की घटना है, मेरे को याद नहीं कहाँ की है, जहाँ की है, हाँ उत्तराखंड की। तो वहाँ पे कहते हैं वन काट रहे थे, तो वहाँ पे लेडीज, उनके जो आदमी थे वो गए थे काम पे, कहीं गए थे, तो जो क्या कहते हैं व्यापारी लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर, हाँ वहाँ के मुख्यमंत्री रहे शायद, हाँ चिपको आंदोलन के सहायक थे, हाँ तो सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, सुंदरलाल देवगौड़ा जी कहते हैं, उनके मतलब लीडर कह सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं चिपको आंदोलन शुरू कराया। उससे क्या होता था कि औरतें हैं पेड़ में हाथ पकड़ के चिपक जाती थी, काटो भी कैसे काटते हैं,
तो वो आंदोलन हुआ कहीं ना कहीं सेव करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं जो सैकड़ों साल से खड़े हैं और वो बराबर ऑक्सीजन और फल दे रहे हैं, तो उनको काटने के लिए, रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो ये कहीं ना कहीं वन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो है, ठीक है। अगर वन कट जाए तो उससे नुकसान क्या होते हैं, वन कट जाए तो उसके नुकसान क्या, ठीक है। तो पहली बात तो मृदा क्षरण होगा, दूसरी बात, ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन की क्या कहते हैं कमी हो जाएगी, ठीक है, वातावरण प्रदूषण होगा, अम्लीय वर्षा होगी, दूसरी बात कहते हैं पेड़ भोजन नहीं मिलेगा, पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं, ठीक है। और वन वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब आकर्षित नहीं करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत वन है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जरूरी है, ठीक है। भूमि की उपज को कम कर लेते हैं, अगर वन काट दें तो उपज क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और घने वन तीव्र पवन की गति को धीमा कर देते हैं, नहीं तो हवा भी बहुत तेज चलेगी फिर, ठीक है, बोलो, जिससे कहते हैं निकटवर्ती स्थानों पर अधिक ठंडी और गर्मी हवा नहीं आ पाती हैं, ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे रोक लेते हैं उसको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सारे क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं वनों के कटने जाने से होने लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ अब देखो, अगर तुम्हें एक चीज़ बता लूँ कि जैसे कहते हैं वन का अगर दोहन हो जाता है, वन कट जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं नेचर और वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर कहीं एक जंगल है, फॉर एग्जांपल क्या है, एक जंगल है, मैं यहाँ पे दिख लेता हूँ, ये जंगल बना है, ठीक है, ये जंगल है, ये इतने में जंगल बना है बाई चांस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं बंदर रहते हैं, क्या रहते हैं बंदर, यहाँ पे जानवर रहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, गिलहरियाँ रहती हैं, ठीक है, हाथी रहते हैं, ठीक है, ठीक है, हाथी भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर रहते हैं। अब क्या किया सरकार ने क्या कहते हैं यहाँ से एक हाईवे प्रोजेक्ट निकाल दिया, क्या निकाल दिया भैया, हाईवे प्रोजेक्ट निकाल दिया सरकार ने। अब गवर्नमेंट ने हाईवे प्रोजेक्ट निकाल दिया तो इससे क्या होता है, इससे ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ के जानवर यहाँ तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ के जानवर यहाँ नहीं जा पाएंगे। अब मतलब उसमें से एक झुंड के 10 जानवर यहाँ पे हैं, 2 जानवर यहाँ रह गए, तो क्या है यहाँ आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो कुचल जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या होते हैं यहीं रह जाते हैं। तो उनके पास अब मान लीजिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है, तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये 2 भी मर जाएंगे, तो इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे कहते हैं एक दूसरे की ब्रीडिंग नहीं हो पाती। दूसरी बात, जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट, कहीं दुनिया भर की चीज़ें खुलती हैं, तो लोगों का आवाजावन होता है, साथ में पेड़ भी कटते हैं, तो इससे क्या होता है दोहन होता है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं एक वहाँ पे अभी गोवा में रिसेंटली क्या कहते हैं एक प्रोजेक्ट क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने पास किया, एक हाईवे पास किया, एक रेलवे लाइन ट्रैक पास किया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिना कोई क्या कहते हैं उसके मतलब परमिशन क्या कह सकते हो, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट परमिशन दे दी, उस प्रोजेक्ट को पेंडिंग डाला था और बिना कोई रिसर्च किया, बिना कोई कहते हैं चीज़ें देखे हुए उन्होंने डायरेक्ट प्रोजेक्ट का कोई डेवलपमेंट होता है भैया, रोड हाईवे निकलेगा तो विकास होगा, तो अपने विकास के लिए उन्होंने क्या किया जंगल को साफ होने के लिए कर दिया। क्योंकि बीच जंगल से निकालने का मतलब क्या है कि पूरा जंगल के तबाह होना, क्योंकि देखो बीच जंगल से निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जानवरों का इफेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, तुम्हारे पेड़ पौधे भी कटेंगे, सैकड़ों पेड़ पौधे कटेंगे, और साथ में वहाँ पे दोहन भी होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट दुनिया भर की चीज़ें खुलेंगी, पेट्रोल पंप खुलेंगे, लोगों का आवागमन होगा, जहाँ लोगों का आवागमन होता है तो वहाँ पर त्राहिमाम होती है, दूसरी जीव जंतुओं की हालत खस्ता हो जाती है। तो इससे को रोकने के लिए बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसे ही क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर कहते हैं कहीं पर भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं तो उनका विरोध करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित और नियमित करने वाला यह प्रक्रम तंत्र विधि जो पर्यावरण को प्रभावित और असंतुलित किए बिना संसाधन की अगली पीढ़ी हेतु सतत उपलब्धता सुनिश्चित करता है, प्राकृतिक संसाधन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सतत उपलब्धता मतलब
ऐसा मैनेजमेंट जो हमेशा चलता रहे। भाई तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित है ये सारा। हाँ, आने वाली पीढ़ी की भी लिए भी सुरक्षित रहे। फॉर एग्जाम्पल हम एक पैरामीटर सेट, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कहते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं आगे कल बात करेंगे, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या हुआ कि वनों के संरक्षण की दिशा में एक कदम उठाया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या हुआ कि कुछ क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट मिला पेड़ों को काटने के लिए। तो वहाँ पे लोगों ने 1970 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 1970 के दशक में, लगभग 1973 में, ठीक है। सन था 1973 और दशक था 1970, ठीक है। हाँ, दशक क्या होता है? दशक मतलब 10 सालों का एक, जैसे 1910, 1920, 10 साल का एक दशक होता है, ठीक है। 10 साल समझ में आ गया। अब क्या है, वहाँ पे कहते हैं जब पेड़ों को काटने की अनुमति मिली तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया इसका और उसको पेड़ों को नहीं काटने दिया। तब उसी दौरान क्या हुआ कि एक बार पुरुष वर्ग, वहाँ के पुरुष वर्ग क्या कहते हैं काम पर गए हुए थे, तो ठेकेदारों ने क्या कर दिया, अपने लेबर भेज दी काटने के लिए पेड़ों को। तब वहाँ की औरतों ने क्या कहते हैं वो घर छोड़ के और जंगल में पहुंची और क्या कहते हैं पेड़ों को बचाने के लिए वो उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ के पेड़ों का आलिंगन किया, पेड़ों में मतलब काटने के लिए अवरोध पैदा कर दिया। तब इसे वो आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे इतना प्रचलित हुआ कि पूरे देश में क्या कहते हैं इसकी मुहिम चली, ठीक है। चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए, तो इसी को हम नाम दिया गया चिपको आंदोलन, ठीक है। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन जल्द सभी समुदायों मीडिया में फैल गया, जिससे सरकार को वनों की कटाई को रोकना पड़ा। उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वन उत्पादकों के उपयोग में किन प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाए, मतलब कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिन पर क्या किया जाए, प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय लोगों का मानना था कि वनों को नष्ट करने से केवल वन की उत्पादों की उपलब्धता पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वातावरण, वहाँ के एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वनों का प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी अति आवश्यक होती है। पादपों को उगाकर वनों की पुनः प्राप्ति के लिए वन वर्धन नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो पारितंत्र और उसके कार्यों को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक था। क्या होता है, अगर उत्तराखंड से पेड़ नष्ट हो जाएं तो वहाँ बादल नष्ट हो जाए, वहाँ पे जितना अच्छा सुंदरता लगती है वो सुंदरता चली जाएगी। और जो आज ठंडी पड़ती है वहाँ पर गर्मी का माहौल हो जाएगा। ग्लेशियर क्या है, पिघलेंगे बहुत तेज़ी से। जब भी देखना जहाँ जहाँ पेड़ लगे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पर तुम्हें देखना हमेशा नमी उपस्थित रहेगी। और जहाँ पेड़ों की छटाई हो जाएगी वहाँ पर कहते हैं उबड़ रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और हवा का अवरोध भी क्या है, ख़त्म हो जाता है, जिससे हवा बहुत तेज़ी से आते हैं, ठीक है। ठंडी बहुत तेज़ी से पड़ती है, गर्मी बहुत तेज़ी पड़ती है, ठीक है। जब कभी यहाँ पेड़ नहीं होंगे तो, क्योंकि पेड़ क्या है, रोकते हैं हवा को, ठीक है। तो इसी तरह का वनों के प्रबंधन में जो एक एग्जाम्पल कहते हैं पश्चिम बंगाल का भी है। पश्चिम बंगाल में मैंने कल तुम्हें बताया था कि कहते हैं नक्सलवाद के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में वन विभाग जो है 1972 में स्थानीय लोगों को शामिल करके नष्ट हो रहे थे। क्या है, कब, 1972 की बात है। क्या हुआ था, 1972 में स्थानीय लोगों को शामिल करके नष्ट हो रहे साल वृक्षों के वनों को पुनर्जीवित करने के लिए असाधारण योजना का प्रतिपादन किया गया। कौन से वृक्षों का, साल वृक्षों का। साल वृक्ष क्या कहते हैं, ये मतलब हाँ नाम है वृक्षों का, ठीक है, ठीक है। इसका आरंभ मिदनापुर जिले की अरावरी वन श्रृंखला, ठीक है, अरावरी वन श्रृंखला में किया गया था। अरावरी एक वन श्रृंखला है मिदनापुर जिले में, ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके लिए वन अधिकारी A.K. बनर्जी अत्यधिक नष्ट हो रहे साल के वन में 1272 हेक्टेयर की सुरक्षा में वन के आसपास के क्षेत्र ग्रामीणों को शामिल किया गया, ठीक है। वन की सुरक्षा की में सहायता के बदले में ग्रामीणों को वन वर्धन तो वन की कटाई कार्यों में रोजगार दिया गया। इन्हें उपज का 25% भाग भी दिया गया था। नाम मात्र के भुगतान पर वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ियाँ, ईंधन का चारा इकट्ठा करने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। वहाँ पे साल के वृक्षों की कहते हैं ताकि बढ़ोतरी हो इसके लिए, ठीक है।
लेकिन ये परमिशन दी गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हाँ, नाम मात्र के भुगतान पर वन क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी, ईंधन, चारा इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है, नाम मात्र के लिए सिर्फ। वन के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के सक्रिय और शैक्षिक सहयोग से अरावरी का नष्ट हो रहा साल वन 10 वर्षों के भीतर घना और हरा भरा हो गया। इस तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से वनों को प्रभावी और प्रबंधन को बढ़ावा मिल सका, ठीक है। कहने का मतलब अगर लोग चाहें, वहाँ के लोग अगर आसपास के लोग चाहते हैं तो वहाँ कहीं पर भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर भी जंगल है, जैसे आप यहाँ पर नर्सरी लगाते हैं, अगर लोग चाहें ना काटें तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पेड़ पौधे ग्रो हो जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या है, छाटते हैं और थोड़ा बढ़ावा कम मिलता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ऐसी हैं, गवर्नमेंट भी ऐसी सब्सिडी देने लगे जिससे पेड़ पौधे हर खेत में लगाए, है ना, तो उससे भी क्या कहते हैं काफ़ी सारा हाँ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने कल बात कर ली थी उसके लिए भी जीव जंतुओं के क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे वाटर के बारे में। तो हम वाटर की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको मिटा दो। हाँ, अब हम बात करते हैं वाटर की। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या होता है, ठीक है। वाटर के बारे में सब कुछ जानता है। वाटर मतलब एक बेसिकली देखा जाए तो वाटर हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे हमारे पर्यावरण के लिए ले लो, चाहे पेड़ पौधों के लिए ले लो, जीव जंतुओं के लिए स्वच्छ पानी की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए हम क्या क्या प्रबंध करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सूखा बहुत पड़ता है, बुंदेलखंड की बात कर लें, सूखा बहुत पड़ता है, पानी का वाटर लेवल दिन पे दिन गिर रहा है। अब इसके उपाय कौन से हैं? सबसे पहले तो डैम बनाना चाहिए। डैम बनाना बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन डैम हर जगह नहीं बना सकते, क्योंकि डैम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। किसके लिए? बनाने के लिए एरिया बहुत ज़्यादा लगता है, साथ में वहाँ पे अगर जंगल पेड़ पौधे हैं तो वो भी नष्ट होते हैं, साथ में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी क्या कहते हैं, क्या है, तुम्हारा पलायन हो रहा है। उनकी पलायन के लिए, उनके रहने के लिए व्यवस्था क्या कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रुपये खर्च होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। होता कि नहीं होता? अगर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो उनके लिए क्या कॉस्ट लगेगी, रहने के लिए खर्च लगेगा। तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता है, तो इसलिए डैम हर जगह पॉसिबल नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। और पानी का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। आजकल वाटर लेवल दिन पे दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और तुम्हें पता है कि अगर हम सीमेंटेड रोड जो आजकल बनाते हैं, वो हाईवे बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सीमेंटेड रोड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी का फ्लो नीचे तक बहुत कम जाता है, पानी नीचे नहीं पहुंच पाता है, जिससे भी वाटर लेवल कम होता है। दूसरी बात, घरों में क्या कहते हैं, सिस्टम लगाते हैं, जैसे घर हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें इस तरह से घर बनाते हैं, ठीक है, इस तरह के जो घर होंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर क्या कहते हैं, जैसे हमने क्या कहते हैं पानी जो बरसते हैं, ठीक है, जो बरसने वाला पानी है वो ऐसा सिस्टम बना दिया जैसे पानी हमारा ऐसा बरसा, ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम लगा के यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है इनमें, और इनके थ्रू हम कहते हैं एक पाइप लाइन में क्या है, एक टंकी में स्टोर कर लें, ठीक है, और टंकी से स्टोर करके ये कहते हैं हम एक मोटर के द्वारा, ठीक है, मोटर के द्वारा कहते हैं फिर से हम टंकी में भेज दिया, बड़ी सी टंकी में, ठीक है, और इसी को हम सप्लाई कर लें पूरे घर में। तो इसका हम अच्छा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऐसे सिस्टम बहुत सारे क्या कहते हैं जो है, ऐसे कहते हैं बहुत जगह पे उपयोग किया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तमिलनाडु में जितने भी घर हैं, अधिकतर घर हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत क्या कहते हैं, क्या है, उपयोग में लाई जा रही हैं, ताकि क्या कहते हैं पानी को जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं ना उसको, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में देखो डैम है, डैम क्या कहते हैं हम बनाते तो हैं, लेकिन डैम के कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसान जैसे कहते हैं वहाँ पे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, हाई कॉस्ट है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे पूरी डाइवर्सिटी प्रभावित हो जाती है, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है, सिंचाई के लिए एक उत्तम है, वहाँ से नहर के कहते हैं, नहर निकाल सकते हो, पानी का जो रेन पानी होता है, बारिश का पानी हम इकट्ठा करके और उसको समय समय पे लोगों के लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, जैसा कि अपने यहाँ पे कहते हैं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। डैम अधिकतर कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे है ना, जहाँ पे कहते हैं ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, ठीक है, ठीक है। वैसे ही कहते हैं, तुम्हें याद हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था एक, नर्मदा नदी में बनने वाले सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में, है ना, आंदोलन किया गया था, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है,
सबसे बड़े बांध की बनाने में दिक्कतें क्या क्या आती हैं? सबसे पहले आती है सामाजिक समस्याएं। इसमें बड़ी संख्या में किसान है, जैसे उनकी खेती नष्ट हो जाते हैं, है ना। आदिवासी जो लोग रह रहे हैं तो उनकी कहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात आर्थिक समस्याएं आती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है, ठीक है, सरकार जनता का धन नहीं है सरकार के पास, ठीक है। और पर्यावरण समस्या भी आती है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। मेरे मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो लोग हैं जल वितरण क्या कहते हैं, कुछ लोग को ही का लाभ मिल पाता है। जैसे कहते हैं एक डैम बना तो वहाँ पे कुछ ही लोगों को लाभ मिल पाता है, मान लो जहाँ से नहर निकलेगी उन्हीं लोगों को लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जल वितरण सभी लोगों के बराबर मात्रा में नहीं हो पाता है ना। तो जो जल संसाधन के निकट रहते हैं, जो मतलब नहर के पास होंगे, खेत होंगे, ग्रामीण जो भी होंगे, तो उन्हीं को कहते हैं सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी, बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे क्या है, तुम जाओगे तो नहर है, अब मान लो वहाँ से नहर है तुम्हारे पास 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, अब वहाँ से पानी कैसे आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे 6 के वहाँ के लोग सींच रहे हैं, तो कुछ ही लोगों को उसका लाभ मिल पाता है, ठीक है, ठीक है। अब वैसे ही कहते हैं जल संग्रहण की बात की, तो जल संग्रहण तो पानी की जो बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे पानी की दिक्कत होती है, खास करके रेगिस्तान वगैरह में होता है ऐसा, ठीक है, लोग स्टोर कर लेते हैं पानी की, जो बारिश का पानी होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो क्या होता है, जो रोड होते हैं, रोड के किनारे कहते हैं रोड होते हैं और खेत होते हैं, उनमें पानी क्या होता है, अगर पानी स्टोर है, फॉर एग्जांपल जैसे एक तालाब है, कुछ भी है, तो पानी क्या कहते हैं स्टोर होता है, तो उसमें क्या होता है एक चीज़ कहीं पर भी, तो वो क्या होता है पानी जहाँ स्टोर होगा तो वो क्या है, वो ज़मीन में जाएगा, और ज़मीन का पानी बहुत अच्छा होता है, ज़मीन से पानी बिल्कुल प्योर निकलता है। और क्या होता है अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर क्या होता है, वो ऊपर का पानी क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, साथ में उसमें गंदगी भी मिल जाती है, मिलती कि नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल एक गंगा नदी का एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, ठीक है, गंगा नदी है, फॉर एग्जांपल गंगा नदी नीचे से निकली होती गंगा, तो उसका पानी साफ रहता, उसमें नाले वाले का पानी नहीं मिलता, साथ में वाटर लेवल भी अच्छा रहता कि नहीं रहता। कहने का मतलब जो ऊपर पानी रहता है उसमें मैल बहुत ज़्यादा जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा जाती है। दूसरी बात क्या है, वो वेपराइज होता है, ठीक है। नीचे का पानी यूज कैसे करते हैं? नीचे का पानी कैसे, ट्यूबवेल, बोर, अगर नीचे पानी नहीं होगा तो कहाँ से तुम पानी निकालते हो, ट्यूबवेल से लाते ना, ट्यूबवेल का, बोरवेल से, हाँ, कुओं से, तो ऐसे निकालवाते हैं, ठीक है। हाँ, तो नहर का पानी, मेरे कहने का मतलब है जो जितना भी पानी बारिश का पानी होता है उसको ऐसी जगह हो ताकि जो आराम से स्टोर हो सके और वाटर लेवल बढ़ जाए। तालाब वाला जगह, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हर जगह कहते हैं आजकल पक्के बनाकर बनते हैं, जितनी भी सिटी है उनमें रोड बना दिए, पक्के बना दिए, तो वहाँ पे पानी कहाँ नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो वाटर लेवल कम होगा, ऑटोमेटिक है। तो कहने का मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए साइड में कच्चे की, ताकि पानी को सूखने के, हाँ, सोखने का सिस्टम टाइप का हो, या कहते हैं आसपास में ऐसा हो कि जगह जगह पे तालाब ऐसा टाइप का होना चाहिए स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, उससे वाटर लेवल बढ़ सके, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट, मतलब जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन मिट्टी तथा जल संरक्षण पर जोर दिया गया है ताकि जैव भार के उत्पादन में वृद्धि हो सके। मुख्य उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास कर पादपों और जंतुओं का द्वितीय संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि करना होता है, ठीक है, ताकि कहते हैं एक इकोसिस्टम का वो सिस्टमेटिक सब चीज़ें बन सके, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ठीक। तो अब बात करते हैं हम कोयला और पेट्रोलियम की, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम की, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम लाभ सब कर दे रहा हूँ। जब हम बात करते हैं कोयला और पेट्रोलियम, तो कोयला और पेट्रोलियम होता क्या है, कोयला और पेट्रोलियम क्या है, एक मुख्य स्रोत है ऊर्जा के, क्योंकि पेट्रोलियम हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे पेट्रोल से ले लो, चाहे डीजल ले लो, चाहे मट्टी का तेल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे रोड में ले लो, हम रोड में आजकल क्या कहते हैं कोल का भी यूज करते हैं, ठीक है।
कोल नहीं, डामर वाला जो कहते हैं कोयला, वो होता है डामर, तेल में निकलता है, क्रूड ऑयल में निकलता है, लास्ट वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कहते हैं जो डामर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वो पेट्रोलियम का पार्ट है, तो उसका भी हम अच्छी खासी मात्रा में यूज करते हैं क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कोल की। कोल भी हम यूज जैसे कहते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये कैसे बना, ये जीवाश्म ईंधन में, जीवाश्म ईंधन को कहते हैं, इसको पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कैसे कैसे बना, ठीक है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। क्या होता है, लाखों वर्ष पहले क्या कहते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए हैं, तो वो हाई ताप और हाई प्रेशर की वजह से क्या कहते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए लाखों सालों में। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 साल में बन गए, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो उनको लाखों सालों लग गए कहते हैं बनने में, ठीक है। ऑक्सीजन का अणु नहीं है। हाँ, अगर हम क्या कहते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हम इसी दर से कहते हैं कोयला और पेट्रोलियम की खपत करते रहे तो ठीक है, तो पृथ्वी के ज्ञात पेट्रोलियम आरक्षित हमारे लिए केवल लगभग 40 साल तक उपलब्ध रहेंगे, सिर्फ 40 साल तक। इसी दर से हम खर्च करते हैं पेट्रोल को, तो लगभग 40 सालों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोयला केवल लगभग 200 साल तक और रहेगा कोयला, क्योंकि कोयला की माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाइना बहुत ज़्यादा, सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला का कहते हैं माइनिंग चाइना करता है, और तुम्हें पता होना चाहिए अमेरिका भी करता है, ठीक है। लेकिन कोयला की माइनिंग से क्या होता है कि जो हमारी कहते हैं गर्मी है उसको क्या कर देता था, कोयला अवशोषित कर लेता था, ठीक है, जिसकी वजह से उपज बहुत सारी चीज़ें रहती थी। दूसरी बात, जो हमारी गर्मी है, गर्मी बढ़ने का, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण कोयला भी है। कोयला की कमी भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो क्योंकि कोयला एक अच्छा सोर्स है हाँ, प्रकाश को, गर्मी को अवशोषित करने का, ठीक है, रिफ्लेक्शन कम होता है उसमें, है ना। तो सूरज की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में गर्मी का प्रभाव कम रहता था, ठीक है। कोयला तथा पेट्रोलियम का उपयोग, कोयला पेट्रोलियम दोनों ही ऊर्जा के स्रोत है, भिन्न उपयोग है इनके। कोयले का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग हम पेट्रोल, डीजल, इस सब चीज़ों का उपयोग करते हैं मशीनरी को चलाने के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, कोयला और कहते हैं पेट्रोलियम जितने भी हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। कौन सा प्रदूषण, धुआं के रूप में कहते हैं, वायु प्रदूषण वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम आधारित, ठीक है, जब कहते हैं इन ईंधनों को जलाया जाता है तो दहन के द्वारा उत्पन्न विभिन्न उत्पाद उत्पन्न होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। यदि दहन ऑक्सीजन की आपूर्ति में संपन्न होता है तो कुछ मात्रा में CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब इन ईंधनों के दहन के सभी उत्पादों में केवल जल ही क्या हानि रहित है, जल क्या है, हानि रहित है। पर्यावरण के प्रदूषित नहीं करता, पर्यावरण क्या करता, प्रदूषित नहीं करता, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, कौन, जल नहीं करता, ठीक है, सॉरी। इन ईंधनों के दहन के सभी उत्पादों में केवल जल ही हानि रहित है। जल को हानि नहीं पहुँचाते, जो हाँ, जल को ये हानि नहीं पहुँचाते, कहने का मतलब ये जल है, जल को हानि नहीं पहुँचाते, जबकि शेष सभी उत्पादों को हानिकारक है, पर्यावरण प्रदूषित करता है, ठीक है। क्या है, अगर कोयला पेट्रोलियम जलते हैं तो जल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ों को इफेक्ट होता है, ठीक है। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड, अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसको कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि पहली बारिश में नहाओ मत, कहते हैं ना, पहली बारिश में नहाओ मत, क्योंकि क्या होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस नहीं है, परंतु यह हरित गृह जैसे ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी पर जाने वाली सूर्य की अवरक्त विकिरणों को रोकती है, ठीक है। अतः अत्यधिक जीवाश्म ईंधन को जलना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा जलता है ईंधन तो क्या होता है, उससे ताप की वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर ही
क्या कहते हैं ट्यूबलाइट पंखों को हम चलाना चाहिए, ठीक है। कोयला का ज़रूरत हो तभी हमें चलाना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके हमें नहीं चलाना चाहिए। अगर हम कोई जैसे कहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ, अगर मैंने एग्जांपल दिया था कल का, अगर बस को चलाएं, ठीक है, तो हम कहते हैं बस में जाएं बगैर क्या कहते हैं अपनी जो पर्सनल व्हीकल है उसको लेकर न जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा संख्या में लोग हैं, ठीक है, जहाँ तक हो सके जितना हो सके एनर्जी को सेव करें, पेट्रोलियम को सेव करें, ठीक है, पूरा पेट्रोलियम को सेव करें, ठीक है। तो ये लगभग ये आपका प्रबंधन पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में अब एक पीछे जाओ और पीछे दिए। हाँ कुछ नहीं दिया, थोड़ा दिया कुछ, ठीक है। क्या दिया है? यही दिया है मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छी चीज़ मैडम भाई बढ़िया। क्या दिया है? प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन और दृश्य अवलोकन। तो इसमें दिया है प्राकृतिक संसाधनों का जो मैनेजमेंट है या रख रखाव है वो क्या है, कठिन कार्य है। इस मामले में हमें सभी दावेदारों के हितों के बारे में सोचना चाहिए और कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ बहुसंख्यकों को दुख का कारण बन सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को जो स्वार्थ हो, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापारी हैं, वो लोग कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो वो क्या है, एक पर्सनल क्या कहते हैं लाभ के लिए बहुत लोगों को ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो शहर के पास बनी हैं उनको कहते हैं वो पर्सनल कहते हैं प्रॉफिट के लिए लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के उसके लिए लाभ के लिए हमें क्या है, पर्यावरण को वो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आजकल कानून भी बन रहे हैं, उसका इंसान आएगा ऐसे डरने। हाँ, तो मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे आपका ये लगभग फिजिक्स क्या कहते हैं काफ़ी हद तक समाप्त होती है। और जो भी है आप लेक्चर देखने के बाद अपनी किताब से बुक से ज़रूर पढ़िए, तो उससे क्या कहते हैं ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। और एक चीज़ ये भी है कि आपको लिखने के लिए कंटेंट भी मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। क्योंकि ये क्या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको कंटेंट लिखने का पैटर्न देखना पड़ता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।